हाय फ्रेंड्स, अपन बात कर रहे थे नदियों के अफवाह तंत्र को लेके। तो उसमें पहले सबसे पहले अपन ने कर ली थी बनास नदी की बात। अब आज हम बात करते हैं दूसरी नदी, बंगाली की खाड़ी की नदियों में चंबल नदी की। बंगाली खाड़ी के जो अफवाह तंत्र है उसके तहत अपन दूसरी नदी की बात करते हैं, चंबल नदी। चंबल नदी के सब लेके चले तो सबसे पहले चंबल नदी का उद्गम की देखें तो उद्गम होता है चंबल नदी का जानापाव की पहाड़ियाँ। जानापाव की पहाड़ियाँ, और ये जानापाव की पहाड़ियाँ स्थित कहाँ पे हैं? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में जानापाव की पहाड़ी स्थित है, और ये कौन सी पर्वतमाला में है? विंध्याचल पर्वतमाला में, जो कहाँ से है? मंदसौर एमपी के आसपास है। मंदसौर एमपी के आसपास है, वहां से इनका इस नदी का उद्गम होता है। ठीक है, और ये नदी जाके मिलती है यमुना नदी में। यमुना नदी में जाके मिलती है, और मिलती कहाँ पे है? इटावा यूपी के, यूपी में। ठीक है, संगम इसका यहीं से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो उद्गम होता है जानापाव की पहाड़ियों से। कौन से राज्य से होता है? तो एमपी से होता है। कौन सी पर्वतमाला से होता है? तो विंध्याचल पर्वतमाला से होता है। ठीक है, संगम की बात करें तो यमुना नदी में संगम होता है। कहाँ पे होता है? यूपी में होता है, और प्रॉपर जगह का नाम दे तो इटावा यूपी में होता है। ठीक है, इसके बाद में इसकी लंबाई को लेकर बात करें तो इसकी लंबाई है 1051 किलोमीटर। इसकी लंबाई है 1051 किलोमीटर। यह है सैटेलाइट सर्वे के अनुसार। जो पुरानी इसकी लंबाई है वो आती है 966। कितनी आती है? 966 किलोमीटर। तो ये एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, पूछा जाएगा तो जो वर्तमान में जो प्रचलित है वही पूछा जाएगा, 1051 किलोमीटर। इसमें से 1051 में से राजस्थान में कितनी है? राजस्थान में 322 किलोमीटर। ठीक है, ये होगी चंबल की लंबाई को लेके। अब ये राजस्थान में प्रवेश यानी उद्गम इसका कहाँ से होता है? एमपी से होता है। कहाँ से होता है? एमपी से होता है। तो राजस्थान में कहीं ना कहीं से तो प्रवेश करती होगी। तो ये राजस्थान में जो प्रवेश करती है वो चौरासीगढ़, और ये चौरासीगढ़ जगह है कौन से जिले में है? तो यह है चित्तौड़गढ़ जिले में। चित्तौड़गढ़ जिले के चौरासीगढ़ से यह प्रवेश करती है राजस्थान में। ठीक है, उसके बाद में कौन कौन से जिलों में बहती है? तो ये सबसे पहले चित्तौड़गढ़ में प्रवेश किया इसने। उसके बाद में कोटा में, कोटा के बाद बूंदी, बूंदी के बाद सवाई माधोपुर, फिर करौली, और लास्ट में धौलपुर से बाद में यूपी में चली जाती है। यानी कि लगभग सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर, ये तीन जिलों की सीमा बनाते हुए, यूपी के साथ सीमा बनाते हुए यूपी में चली जाती है। ठीक है, ये हो गया इसका अफवाह क्षेत्र। यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाते हैं वो देख लेते हैं अपन। तो यहाँ से क्वेश्चन क्वेश्चन मोस्टली क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। उद्गम कहाँ से होता है? ये पूछा जाता है। संगम कौन सी नदी में होता है? ये पूछा जाता है। लंबाई कितनी है? ये पूछा जाता है। प्रवेश कौन से जिले में या कौन सी जगह से होता है? ये पूछा जाता है। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन से जिले में चंबल का अपवाद क्षेत्र नहीं है? अपवाद क्षेत्र नहीं, कौन से जिले से होके नहीं बहती, ये पूछा जाता है। ये हो गई चंबल नदी की मुख्य मुख्य बातें। अब इसके बाद में अगले में देखते हैं इसकी सहायक नदियां। सहायक नदियों की बात करें तो इसकी सहायक नदियों से यही, यहाँ से क्वेश्चन सीधा सीधा यही पूछा जाता है, निम्न में से चंबल की सहायक नदी है? चंबल की सहायक नदी नहीं है। तो यहाँ से ये अपने को इसकी सहायक नदियां याद रखनी है। मांगली है, गुंजाली है, मेज है, पार्वती है, निवाज है, आहू है, काली सिंध है, घोड़ा पछाड़ है, परवन है, ब्राह्मणी है, बनास है, चाकण है, कुराल है, कुन्नू है, और सीप है। अब इन नदियों में से कुछ नदियां इंपॉर्टेंट है। जैसे कौन सी होगी? ये तो काली सिंध नदी होगी। ठीक है, इसके बाद में ये बनास हो गई। बनास के बाद में सीप हो गई। सीप हो गई। ठीक है, ये आहू नदी हो गई। ये इंपॉर्टेंट, ये मुख्य मुख्य नदियां हैं। अब काली सिंध और बनास क्यों फेमस है? क्योंकि बनास है जो चंबल की सबसे लंबी सहायक नदी है। चंबल की सबसे लंबी सहायक नदी है बनास। और दाई ओर से सबसे लंबी सहायक पूछे तो काली सिंध है। ये तो बाई ओर से है, लेकिन अगर क्वेश्चन में सीधा पूछे कि दाई ओर से चंबल की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, तो वो हो जाए काली सिंध। और क्वेश्चन में सीधा सीधा पूछे कि सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, तो हो जाएगा बनास। सीप इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि इसके साथ मिलकर ये क्या बनाती है? त्रिवेणी संगम बनाती है। कौन कौन सी? बनास, चंबल और सीप। बनास, चंबल और सीप, ये तीनों मिलकर क्या बनाती हैं? त्रिवेणी संगम बनाती हैं। अब आहू इस वजह से हो जाती है फेमस क्योंकि काली सिंध और आहू, ये दोनों नदियों का जो संगम है, काली सिंध और आहू जो नदी का संगम है, वो क्या कहलाता है? सामेला कहलाता है। काली सिंध और आहू नदी का संगम क्या कहलाता है? सामेला कहलाता है। और ये सामेला होता कहाँ पे है? ये होता है झालावाड़ में। कहाँ होता है? झालावाड़ में। ठीक है,
इसके बाद में अब अपन बात करते हैं इन नदियों के मैप को लेके कि सहायक नदियां कहाँ कहाँ से आके मिलती हैं। तो देखो यहाँ से जाना पाओ की पहाड़ियों से इसका उद्गम हो रहा है, ये है एमपी में। एमपी में जाना पाओ की पहाड़ियों से उद्गम हो रहा है। सबसे पहले इसमें आके मिलती है कौन सी, गुंजाली। गुंजाली आके मिलती है चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पे आके मिलती है, चित्तौड़गढ़ में। उसके बाद में इसमें आके मिलती है ब्राह्मणी। कौन सी मिलती है, ब्राह्मणी। इसमें मिलती है ब्राह्मणी, तो ये भी मिलती है कहाँ पे, चित्तौड़गढ़ में। ये भी कहाँ पे, चित्तौड़गढ़ में। गुंजाली और ब्राह्मणी दोनों कहाँ पे मिलते हैं चंबल में, चित्तौड़गढ़ में। ठीक है। उसके बाद में इसकी दाई और उसकी जो सहायक, सबसे लंबी सहायक नदी है वो है काली सिंध। ये आके मिलती है कोटा में, चंबल में। कौन सी जगह, कोटा में। कोटा में, चंबल में आके मिल जाती है। और काली सिंध की ही सहायक नदियां हैं। आहू काली सिंध की सहायक नदी है, परवन काली सिंध की सहायक नदी है। तो जहां पे काली सिंध और आहू नदी मिलती है, काली सिंध और आहू नदी मिलती है झालावाड़ में। जहां पे झालावाड़ में काली सिंध और आहू नदी मिलती है, उस स्थान को क्या कहा जाता है, सामेला बोला जाता है। ठीक है। इसके बाद में काली सिंध की सहायक नदी है परवन। कौन सी नदी है, परवन। और परवन की सहायक नदी है निवाज। जो परवन में निवाज कौन सी जगह मिलती है, ये मिलती है झालावाड़ में। कौन सी जगह, ये झालावाड़ में मिलती है। ठीक है। और परवन काली सिंध में कौन सी जगह मिलती है, ये मिलती है कोटा में। कौन सी जगह, कोटा में। और काली सिंध भी कहाँ पे जाके मिलती है, चंबल में, कोटा में। ठीक है। उसके बाद में आ जाते हैं आगे। आगे इसमें आके मिलती है बाईं ओर से, यानी कि चंबल की जो सबसे लंबी सहायक नदी बनास है, वो आके मिलती है सवाई माधोपुर में। कहाँ पे, सवाई माधोपुर। और यहीं पर ये त्रिवेणी संगम बनाती है, बनास, चंबल और सीप। ये तीनों मिलके क्या बनाती है, त्रिवेणी संगम बनाती है। ठीक है। इसके बाद में इसमें मिलती है पार्वती। चंबल में कौन सी नदी आके मिलती है, पार्वती। और ये कहाँ पे मिलती है, ये भी सवाई माधोपुर में मिलती है। कौन सी जगह, सवाई माधोपुर में। इसके बाद में इसमें आते हैं कूनू। कूनू आती है, ये जाके मिलती है करौली में। करौली में, करौली में चंबल में मिल जाती है। उसके बाद में आगे जाके चंबल मिलती है यमुना में। और यमुना में कौन सी जगह मिलती है, इटावा, यूपी। ठीक है। ये हो गया इसका सीधा सीधा। अपन बात करें कि सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है चंबल की, तो वो हो जाएगा बनास। दाईं ओर से कौन सी हो जाएगी, काली सिंध। और काली सिंध और आहू नदियों के संगम को क्या बोला जाता है, सामेला। ठीक है। त्रिवेणी संगम कौन कौन सी नदियां मिलकर बनाती हैं चंबल की में, बनास, चंबल और सीप, ये तीनों मिलके त्रिवेणी संगम बनाती है। उद्गम कहाँ से होता है, उद्गम होता है जानापाव की पहाड़ियों से। ठीक है। इसके बाद में आप अपन आगे बात करें, आगे आते हैं। ये देखो बनास चंबल की सबसे लंबी सहायक नदी है। ठीक है। अगर दाईं ओर से पूछे तो दाईं ओर से आ जाएगा काली सिंध। काली सिंध और आहू नदियों के संगम को झालावाड़ में क्या कहा जाता है, साममेला कहा जाता है। ठीक है? और काली सिंध और इसी के किनारे कौन सा जलदुर्ग है, काली सिंध और आहू नदी के संगम पे गागरोन जलदुर्ग है। ये भी कहाँ पे है, झालावाड़ में है। ठीक है। भाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी कौन सी है, चंबल है। राज्य में भाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी। और सतही, सर्वाधिक सतही जल, यानी कि टोटल जो राजस्थान में कुल जल है उसका नदी जल उसका लगभग 20% के आसपास, 20% के आसपास या 1/5 भाग कौन सी नदी उपलब्ध कराती है, ये कराती है चंबल। इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, चंबल को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। एकमात्र ऐसी नदी जिस पर 100 किलोमीटर के अंदर कितने बांध बने हुए हैं, 4 बांध बने हुए हैं। और इसी में सर्वाधिक भेड़ भूमि है। भेड़ भूमि उसे बोलते हैं जो गहरी होती है, जहाँ पे चारों तरफ झाड़ियां ये होते हैं, उसे भेड़ भूमि भूमि बोलते हैं। और ये नदी जब चलती है तो ये गार जो बना के चलती है, मतलब गहराई इसकी अधिक है, गहराई इसकी अधिक है। अब चंबल की विशेषताओं को लेकर बात करते हैं अपन, चंबल की कौन कौन सी महत्वपूर्ण विशेषताएं। चंबल की विशेषताएं में आता है इसका नाम चरमणवती। इसका प्राचीन नाम क्या बोला जाता है, इसको ग्रंथों में चरमणवती नाम से जाना जाता है। कामधेनु, कामधेनु नाम इस वजह से पड़ा इसका, क्योंकि जिस प्रकार कामधेनु गाय के अनेक लाभ थे, उसी प्रकार इस नदी से भी अनेक लाभ होते हैं। जैसे कौन कौन सा हो गया, जल विद्युत हो गया, और जल विद्युत के अलावा पेयजल हो गया, सिंचाई हो गया। तो इस वजह से इसके अनेक लाभ होने की वजह से इसे कामधेनु नाम पड़ा इसका। ठीक है। 12 मासी यानी कि वर्ष भर बहती रहती है, तो इस वजह से इसका नाम 12 मासी पड़ा। मालव गंगा, जो एमपी का जो मालव प्रदेश है
वहां से होकर बहने वाली नदी है, तो इस वजह से मालव प्रदेश में बहने के कारण इसका नाम क्या पड़ा, मालव गंगा पड़ा। नित्यवाही नदी, नित्यवाही नदी यानी कि ये हमेशा बहती रहती है, तो इस वजह से इसका नाम नित्यवाही पड़ा। अब यहाँ से नाम कौन कौन से याद रखने हैं आपको इम्पोर्टेंट, नाम तो सारे याद रख लेंगे, लेकिन चर्मणवती थोड़ा सा अजीब नाम हो जाता है, तो वैसे भी ये याद हो जाएगा, जैसे चंबल जैसे चर्मणवती, ठीक है। कामधेनु, जैसे कामधेनु के अनेक लाभ थे, इसी वजह से इसके भी अनेक लाभ है, तो ये भी ठीक है। एक मालव गंगा नाम ऐसा आता है कि जो याद रहने में नहीं आता, क्योंकि एमपी में पड़ता है, अपन राजस्थान में कहीं पे मालव प्रदेश का नाम पढ़ते नहीं। मालव प्रदेश कहाँ कहाँ पे है, राजस्थान का कुछ हिस्सा है, जैसे प्रतापगढ़ है, झालावाड़, इन दोनों का कुछ क्षेत्र है, कुछ क्षेत्र है जो मालव प्रदेश के अंतर्गत आता है। तो इस वजह से अपने ध्यान में नहीं रहता कि मालव प्रदेश की गंगा कौन सी है, तो यही याद रख लेना, मालव प्रदेश की गंगा कौन सी है, चंबल नदी है। अब इसका प्रवाह, प्रवाह अपन ने देख लिया कि मध्य प्रदेश से इसका उद्गम होता है, राजस्थान में बहने के बाद ये यूपी में चली जाती है, तो इस प्रकार ये इसका प्रवाह कितने राज्यों में है, 3 राज्यों में है, ठीक है। और ये मैंने अभी बताया था आपको कि ये कुल राजस्थान का जो कुल अपवाह है उसका कितना प्रतिशत, लगभग 20.9% भाग, लगभग 20.9% भाग रखती है। तो सर्वाधिक सतही जल कौन सी नदी के पास है, इसी के पास है, चंबल के पास ही है। अब अपन ने देखा कि चंबल त्रिवेणी संगम बनाती है, त्रिवेणी संगम कौन कौन सी जगह, कौन कौन सी नदियां मिलकर, चंबल है, बनास है, सीप है, ये तीनों मिलकर क्या बनाती है, त्रिवेणी संगम बनाती है, ठीक है। अब इसी त्रिवेणी संगम जो रामेश्वर घाट है सवाई माधोपुर में, इसी त्रिवेणी संगम को क्या बोला जाता है, मीणाओं का प्रयागराज, क्या बोला जाता है, मीणाओं का प्रयागराज। और यहीं पर क्या है, एक चतुर्भुज नाथ का मंदिर है, प्राचीन मंदिर है चतुर्भुज नाथ का, जहाँ पे क्या होता है, कार्तिक पूर्णिमा को वो मेला लगता है, कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसकी विशेषताओं को लेके। तो चंबल में संरक्षित जीव 3 है, एक तो कौन क्या है, घड़ियाल है, घड़ियाल है, उदबिलाव है, गांगेय है, घड़ियाल, उदबिलाव और गांगेय, ये क्या है, गांगेय जो डॉल्फिन है उसे क्या बोला जाता है, गांगेय बोला जाता है, डॉल्फिन मछली है वो गांगेय है। उदबिलाव को बोला जाता है लुटेरा, ये इसका वैज्ञानिक नाम है, लुटेरा। और घड़ियाल है जो चंबल में विशेष, राजस्थान में कहीं कहीं और कहीं नहीं पाए जाते, चंबल में ही पाए जाते हैं, तो घड़ियाल है, ठीक है। चूलिया जलप्रपात, राजस्थान में जो जलप्रपात है उनमें सबसे महत्वपूर्ण जलप्रपात ये है क्योंकि ये सबसे ऊंचा जलप्रपात है, राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात, और इसकी ऊंचाई कितनी है, 81 मीटर। और ये है कहाँ पे, भैंसलोडगढ़ में, भैंसलोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में, जहाँ नदी बहने के बाद ऊपर से गिरती है, तो वहां पे क्या बनाती है, जलप्रपात, ऊंचाई से गिरने के बाद जलप्रपात बनाती है। तो ये जो इसकी ऊंचाई है वो कितनी है, 18 मीटर है, 18 मीटर है, उसके बाद में बहती है नदी आगे, ठीक है। तो ये हो गया चूलिया जलप्रपात। अब ये आता है हैंगिंग ब्रिज, यह है पूर्व से पश्चिमी जो गलियारा है, पूर्व पश्चिम जो कॉरिडोर है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना नहीं, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना नहीं है इसमें, गलियारा ही है ये प्रोजेक्ट, यानी कि एक तो दो गलियारे हैं, तो उत्तर से दक्षिण गलियारा और एक पूर्व से पश्चिम गलियारा। तो जो पूर्व से पश्चिम गलियारा है उसमें जब जाएगा ये, तो ये चंबल को काटता है, चंबल को काटता है, तो ठीक है, ये चंबल नदी यहाँ से बह के जा रही है, तो यहाँ से ये काटेगा चंबल को, यहाँ से चंबल को काटता है, तो पानी से होके तो वहां जा नहीं सकते, उसके लिए क्या बनाया, एक ब्रिज बनाया, एक ब्रिज बनाया, लटकता हुआ ब्रिज, यानी कि सिंगल पिलर पे एक ब्रिज बना हुआ लटकता, उसे क्या नाम दिया, हैंगिंग ब्रिज। और ये हैंगिंग ब्रिज है कहाँ पे, कोटा में है, कोटा में एक ब्रिज बनाया गया है पूर्व से पश्चिम गलियारे को जोड़ने के लिए, उसे क्या नाम दिया गया, हैंगिंग ब्रिज। और ये कहाँ पे है, कोटा में, राजस्थान का एकमात्र हैंगिंग ब्रिज है, इसके अलावा राजस्थान में कहीं पे भी हैंगिंग ब्रिज नहीं है, एकमात्र हैंगिंग ब्रिज कहाँ पे है, कोटा में स्थित है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाएगा हैंगिंग ब्रिज कहाँ स्थित है, तो सोचना नहीं है, कोटा में, इसके अलावा कहीं पे है ही नहीं, ठीक है। अब आते हैं चंबल के बांधों को लेकर, चंबल के जो बांध बनाए गए वो 3 चरणों में 4 बांध बनाए गए हैं, 3 चरणों में 4 बांध बनाए गए हैं। अब उन 4 बांधों की बात कर लेते हैं अपन कि कौन कौन से 4 बांध हैं, ठीक है। तो सबसे पहले पहले चरण में कौन कौन से बांध बनाए गए, एक तो गांधी सागर बनाया गया और एक कोटा बैराज बनाया गया, यानी कि सबसे पहला जो बांध है, उद्गम से संगम की ओर चलते हैं, तो सबसे पहला बांध और सबसे अंतिम बांध वो कौन से चरण में बने, फर्स्ट चरण में बने, कौन से चरण में, फर्स्ट चरण में बने, कौन कौन सा, एक तो गांधी सागर और एक है कोटा बैराज, ये दोनों फर्स्ट चरण में बने, जिनमें से गांधी सागर कहाँ पे स्थित है, ये गांधी सागर गुजरात में स्थित है, और यही चंबल नदी का सबसे बड़ा बांध है, चंबल नदी का सबसे बड़ा बांध पूछे तो कौन सा जाएगा, गांधी सागर।
इसके बाद में बना दूसरे चरण में राणा प्रताप सागर। राणा प्रताप सागर, ठीक है। ये राजस्थान का सबसे लंबा बड़ा बांध है, ये राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है, ठीक। इसके बाद में तीसरे चरण में बना जवाहर सागर बांध। जवाहर सागर का एक दूसरा नाम है कोटा डैम। कोटा डैम, कोटा डैम, इसी का ही दूसरा नाम, जवाहर सागर का ही दूसरा नाम क्या है, कोटा डैम है। ये चंबल के 4 बांध हैं जो उद्गम से संगम की ओर जाते हैं। तो सबसे पहला है कौन सा, गांधी सागर, उसके बाद में राणा प्रताप सागर, उसके बाद में जवाहर सागर और उसके बाद में कोटा बैराज। इनमें से गांधी सागर सबसे ऊंचा बांध है जो कहाँ पे है, गुजरात में स्थित है। राणा प्रताप सागर ये है चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़ में रावतबाटा में, ठीक है। उसके बाद में बात करें जवाहर सागर, ये है कोटा बूंदी में। इसे इसे क्या बोलते हैं, पिकअप डैम भी बोलते हैं, यानी कि पानी को ऊपर उठा के फिर डाला जाता है, तो इसे चंबल का पिकअप डैम भी बोलते हैं। जैसे माही का था कागदी पिकअप, उसी प्रकार इसका है जवाहर सागर डैम, पिकअप डैम, ठीक है। और सबसे अंतिम जो बांध है वो है कोटा बैराज, जो कहाँ स्थित है, कोटा में, ठीक है। इसके बाद में बात करें अपन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निम्न में से चंबल का बांध है, निम्न में से चंबल का बांध नहीं है, निम्न में से राजस्थान में चंबल में स्थित बांध है, निम्न में से चंबल में चंबल का कौन सा बांध है जो राजस्थान से बाहर स्थित है। ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं यहाँ से। अब देखो ये है, ये अपन ने देख लिया कि प्रथम चरण में कौन सा आएगा, गांधी सागर। द्वितीय चरण में कौन सा आएगा, कोटा बैराज, ओ सॉरी, दूसरा बांध, प्रथम चरण का ही दूसरा बांध कौन सा आएगा, कोटा बैराज, जो उद्गम से संगम की ओर सबसे अंतिम बांध है, ठीक है। उसके बाद में चरण दूसरे में राणा प्रताप सागर, ये गांव चित्तौड़गढ़ रावतबाटा में स्थित है। तीसरा कौन सा है, जवाहर सागर या कोटा डैम, ये कोटा बूंदी में स्थित है, इसे ही चंबल का पिकअप बांध बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं अपन क्वेश्चनों को लेकर के, यानी चंबल नदी से कौन से क्वेश्चन बनते हैं उनका एक बार प्रारूप देख लेते हैं। चंबल नदी का उद्गम कहाँ से, तो उद्गम अपन ने देखा था जाना पाओ की पहाड़ियों से होता है, और जाना पाओ की पहाड़ी कहाँ स्थित है, एमपी में स्थित है, और कौन सी पर्वतमाला में है, विंध्याचल पर्वतमाला में है, ठीक है। इसके बाद में कौन सा बांध चंबल नदी पर नहीं बना हुआ, अभी मैंने बोला था कि चंबल में 4 बांध बने हुए हैं, कौन कौन से, गांधी सागर, कोटा बैराज, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर, ठीक है। अब इनमें से निम्न में इनमें से कौन सा बांध है, जैसे पंडोहे बांध है, पंडोहे बांध राजस्थान में नहीं है, ये बाहर है, राजस्थान से बाहर है, तो ये आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं अगले क्वेश्चन में, अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला राज्य की एकमात्र नदी कौन सी है। तो मैंने बताया था कि सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर, इन तीन जिलों के साथ सीमा बनाते हुए आगे निकल जाती है, यूपी की और राजस्थान की बाउंड्री पे बहती है, यूपी और राजस्थान की बाउंड्री पे बहते हुए चंबल नदी आगे निकल जाती है। तो कौन सी नदी है जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है, चंबल नदी है। राजस्थान में चंबल नदी का प्रवेश सबसे पहले किस जिले में होता है, तो ये देखना किस जिले में, जिले की बात करते हैं तो जिला आ जाएगा चित्तौड़गढ़। और निम्न में से किस स्थान से चंबल नदी का प्रवेश होता है, स्थान की बात करें तो देखो अब इसमें दोनों दिए हुए चित्तौड़गढ़ और चौरासीगढ़, तो अपने को जिला पूछे तो चित्तौड़गढ़ करना है, और अगर इसमें क्या पूछ रहा है, स्थान पूछ रहा है, तो स्थान आ जाएगा चौरासीगढ़। यहाँ पे अपन क्या करते हैं कि ऑप्शन देखना शुरू करते हैं, अपने को मिलता है यहाँ पे भैंसरोडगढ़ नहीं है, चित्तौड़गढ़, ये हो गया, ठीक। तो लेकिन ये नहीं करना, अपने को सारे 4 ऑप्शन पढ़ने हैं, तो इसमें चौरासीगढ़ लास्ट वाले ऑप्शन में दिया हुआ है, तो लास्ट वाला ऑप्शन ही क्या हुआ, सही होगा। निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी के अपातंत्र में सम्मिलित नहीं है। अपन ने देखा पार्वती चंबल की सहायक नदी है, तो ये, और चंबल कहाँ पे जाती है, यमुना में, और यमुना बनास में। वैसे ही परवन परवन काली सिंध की सहायक नदी है, और काली सिंध चंबल में, और चंबल यमुना में, और यमुना बंगाल की खाड़ी में। शिव शिव त्रिवेणी संगम बनाती है चंबल के साथ, चंबल यमुना में और यमुना बंगाल की खाड़ी में। एक अनास है, ये नदी है माही की है, तो माही कहाँ पे जाती है, अरब सागर में, तो ये नदी बच जाती है कौन सी, अरब सागर की। तो इसमें पूछा गया है कि बंगाल की खाड़ी के अपातंत्र में सम्मिलित नहीं है, तो कौन सी नहीं है, अनास नहीं है, ठीक है। आगे बात करें अपन, आजकल क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो कथन और कारण के रूप में दिया हुआ है, इसमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि चंबल, कथन, पहला कथन है चंबल नदी राजस्थान की एकमात्र नित्यवाही नदी, ये कथन क्या है, सही है। कथन क्या है, सही है कि राजस्थान में ऐसी कोई भी नदी नहीं है जो नित्यवाही हो, ठीक है। दूसरा कारण, इसका कारण क्या बता रखा है, कारण बताया चंबल नदी का जल केवल सिंचाई के उपयोग में लिया जाता है। तो चंबल को अन्य नाम के में देखा था मैंने कि इसका नाम कामधेनु, कामधेनु क्यों पड़ा, क्योंकि इसके बहुत सारे अन्य लाभ है। अन्य लाभों क्या है, जैसे अपन ने देखा था
सिंचाई में, पेयजल में, जल विद्युत में, अन्य जैसे वो थे कोटा में कुछ वो है औद्योगिक क्षेत्र हैं तो उनके लिए काम में भी आता है ये। तो इसके अनेक लाभ हैं, तो इस वजह से इसे केवल नहीं नाम दे सकते, केवल सिंचाई में नहीं, इसके लिए और अलावा अपने को पेयजल में भी काम आता है। तो इस वजह से ये कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, कारण क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इनमें से सही कौन सा है, सही तो एकमात्र नित्यवाही है, ये सही है। अब इनमें से देखना है कि कथन एक तो सही है लेकिन कारण आर गलत है। अब ऐसा कौन से ऑप्शन में है, ए और आर दोनों सही है, तो दोनों सही कहाँ है, एक सही है, आर तो गलत है। ए और आर दोनों सही है, ये भी गलत है। ए सही है और आर गलत है, हाँ ये कथन ठीक है। ए गलत है और आर सही है, ए तो सही है, आर गलत है, तो कौन सा बचा सही ऑप्शन, ए सही है और आर गलत है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, चंबल नदी पर निर्मित कौन सा बांध राजस्थान में स्थित नहीं है। तो अपन ने देखा कि सबसे पहला चंबल नदी के उद्गम से संगम की ओर चलते हैं तो गांधी सागर बांध जो राजस्थान का चंबल का सबसे बड़ा बांध है, वो कहाँ पे, गुजरात में है। तो ये कहाँ पे, गांधी सागर कहाँ पे स्थित है, गुजरात में स्थित है, और ये राजस्थान में स्थित नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गांधी सागर। ठीक है, अगर और भी आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।